ठीक है। और यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेट है वो आपका सितंबर में होगा। और भी 2-3 एडवर्टाइजमेंट आ चुके हैं जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं और भविष्य में उनके एग्ज़ाम्स होंगे। बेसिकली जो है 2022 का कैलेंडर जो है वो इशू हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके अंदर यूपी ट्रिपल एस सी बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग भरते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए हमने शुरू किया है एक्सप्रेस क्वेश्चन सीरीज़। इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, वन लाइनर क्वेश्चंस को करेंगे स्पेशली, ठीक है। क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स को हम देखेंगे, उस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा, रादर देन ऑप्शंस के साथ में हम डायरेक्टली। तो वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हम इसकी तैयारी करेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी इजी आते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं आते, टफ नहीं आते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। जो सब्जेक्ट्स आपकी लेखपाल के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगी, पैट के लिए भी होंगी, जो भी अदर एग्ज़ाम्स हैं, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, या जो भी एग्ज़ाम्स आपके दिए गए हैं उन सभी के लिए, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा भी जोश जो है वो बना रहे, ताकि वीडियोज़ में अभी टाइमली बनाता रहूं और आपके लिए आपको बेनिफिट मिलता रहे क्वेश्चंस का, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस ये जो वन डे एग्जामिनेशन होते हैं बेसिकली, स्पेशली जो आपका पेट आएगा, है ना। तो ये वन डे एग्ज़ाम जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज रखते हैं किस पर, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो हम उन सभी डायरेक्ट क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्म्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, हम रेड कलर यूज़ करें यहाँ पे, ठीक है। रेड आई थिंक विजिबल रहेगा प्रॉपरली, तो रेड कलर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ, ठीक है। तो वन लाइन क्वेश्चन है, ज़्यादा हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके आंसर्स देखेंगे, कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें हैं वो हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज़ द वर्ड इकोनॉमिक्स टेकन। जो इकोनॉमिक वर्ड है बेसिकली, ये किस लैंग्वेज से लिया गया है? ये लिया गया है आपका ग्रीक लैंग्वेज से। दिस इज कम फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक से। देखिए ग्रीक से लिया गया है, तो यहाँ पर अगर जो हम इसे हिंदी में समझे तो इसको संधि विच्छेद करें अगर जो, तो इको, ये जो इको वर्ड है इसका मतलब होता है होम। जैसे हम पढ़ते हैं ना इकोलॉजी, तो वही वाला होम होता है इकोलॉजी। इको मीन्स होम, और नॉमिक्स का मतलब होता है आपका अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स का होम, उसके बारे में बेसिकली हम अकाउंट्स के बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेते हैं, ठीक है। ग्रीक वर्ड है ये बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ स्मॉल एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, ठीक है। तो कौन सी ब्रांच होती है? दैट इज स्मॉल और इंडिविजुअल, मतलब छोटे अकाउंट्स के बारे में या छोटी बजटिंग के बारे में जब हम जिस इकोनॉमिक ब्रांच के अंदर हम डील करते हैं वो कहलाती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बड़े स्केल में डील करती है, बड़ी क्लासिफिकेशंस या बड़े बिजनेसेस के बारे में बात करती है, ठीक है। और माइक्रो आपकी स्मॉल इकोनॉमी, ये छोटी इकोनॉमी या इंडिविजुअल इकोनॉमिक, ये छोटा सा एक इंडस्ट्रियल सेटअप, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट है, इंडिया इज कैटेगराइज अंडर विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। जैसे कि आपको पता है इंडिया जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है, ठीक है। इंडिया के अंदर किस टाइप की इकोनॉमी देखने को मिलती है? मिक्स्ड इकोनॉमी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर जो मिक्स्ड इकोनॉमी अगर जो कहीं ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ पर आपको दूसरा वर्ड मिलेगा, लोअर मिडल इकोनॉमी। क्या मिलेगा? लोअर मिडल इकोनॉमी वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। लोअर मिडल इकोनॉमी ये बेसिकली वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, कितनी इनकम होगी उसका ऊपर ये वर्क करता है, ठीक है। साथ में एक होता है आपका अर्जेरियन इकोनॉमी, अर्जेरियन इकोनॉमी, ठीक है। ये बेसिस करता है ऑन दिस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स, पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन किस तरीके के काम को करती है, किस फील्ड में वर्क ज़्यादा कर रही है, वो आपका आता है अर्जेरियन में। और इंडिया की है मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ किस पे वर्क करती है? दिस इज वर्क ऑन द रेगुलेशंस, रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशंस, इन पर बात करती है। एक और होती है साथ में इकोनॉमी के टाइप, दैट इज ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी कहते हैं। और ओपन इकोनॉमी जो है ये वर्क करती है ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल रिलेशनशिप्स के ऊपर, ठीक है।
और साथ में एक और होता है लास्ट वन, नॉट लास्ट नॉट बट द लीस्ट, दैट इज डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। और डेवलपिंग इकोनॉमी उसे कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट, कितनी डेवलपमेंट हुई है बेसिकली देश के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कहा जाता है कि डेवलपिंग इकोनॉमी है उस देश की या उस राज्य की या उस प्रांत की बेसिकली, ठीक है। तो इकोनॉमिक के बारे में बात करें हमने, टाइप ऑफ इकोनॉमी में इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है, लोअर मिडल इकोनॉमी कहते हैं उसे, अल्गेरियन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी, इन 4-5 टाइपों के बारे में हमने बात करी है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ना, ये किसके द्वारा दिया गया बेसिकली, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि कौन सा वो इकोनॉमिस्ट था जिसने ये मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है इसे डाला, इसे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो वो थे आपके जॉन, इम्पॉर्टेंट नाम है जॉन मेनार्ड काइंस, ठीक है। जॉन मेनार्ड काइंस इंपॉर्टेंट नाम है। हमने एक बात की, एक नाम, देखिए इकोनॉमी के अंदर ना कई सारे नाम्स आपको जो इंपॉर्टेंट नेम्स है ये कई बार पूछे जाते हैं, जैसे एडम स्मिथ का नाम हो गया, जॉन मेनार्ड काइंस का नाम हो गया, ठीक है। इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात करी थी। नेक्स्ट है व्हाट डज अ क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी, ये क्वेश्चन ना अभी यूपी ट्रिपल एस सी का आई थिंक जेई का जो एग्जाम हुआ था और एक और एग्जाम दिया अभी रिसेंटली, एक महीने के लास्ट 1 मंथ में मैंने 2 एग्जाम्स के अंदर क्लोज इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन देखा है, ठीक है। तो व्हाट डज द क्लोज इकोनॉमी मीन। क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है यहाँ पर ना ही इंपोर्ट होगा और ना ही क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, मतलब नो इनकमिंग नो आउटगोइंग, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, क्लोज इकोनॉमी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर जो आप समझना चाहें तो इस टाइप पर जो श्रीलंका की कंडीशन है, श्रीलंका की जो इकोनॉमी की कंडीशन है वो ऐसी है, वहाँ पर पैसा ही नहीं बचा कि वो कुछ इंपोर्ट कर सके और उनके पास कुछ ऐसा है भी नहीं कि वो एक्सपोर्ट कर सके, है ना। तो इस तरीके की जो कंडीशन है वो आपको देखने को मिल रही है प्रेजेंट टाइम पर श्रीलंका के अंदर, क्लोज्ड इकोनॉमी। कोई इंपोर्ट नहीं होगा, कोई आयात नहीं होगा, कोई निर्यात नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस मेथोडोलॉजी के ऊपर प्लान्ड इकोनॉमी जो इंडिया के अंदर है, प्लान्ड इकोनॉमी जो हम यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर जो चल रही है, वो किस मेथड के ऊपर बेस करती है, मतलब कौन सा एक बेसिक उसका रूट कॉज है जिसके ऊपर हम प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं इंडिया के अंदर। दैट इज़ द रीज़न, वो रीज़न है आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का हिंदी का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसे समाजवाद, है ना, जो समाजवाद, ठीक है, या समाजवादी सोच, मतलब कि सबके लिए बात करनी है, चाहे वो रिच पर्सन हो, पुअर हो, मिडिल क्लास हो, कोई सी भी किसी भी कास्ट का हो, कहीं का भी हो, सबके बारे में बात करनी है, सबकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो प्लान इकोनॉमी जो है इंडिया के अंदर वो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करती है। व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय जो इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र, इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो किन, उसके फीचर्स क्या हैं। बेसिकली फीचर्स की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि आपका इंडिया जो है वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। एग्रो बेस्ड इकोनॉमी आपको कह सकते हैं। यहाँ पर एक साइलेंट फीचर्स है, दीज आर द साइलेंट फीचर्स। देन लो पर कैपिटा इनकम आप कह सकते हैं, लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है, देखने को मिलती है। इनकम डिस पार्शियलिटी या डिस पैरिटी आपको देखने को मिलती है, मतलब इनकम में भेदभाव, मतलब भेदभाव इन द सेंस कि मतलब किसी की बहुत ज़्यादा हाई है, किसी की बहुत कम है, तो इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलती है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आपको देखने को मिलती है। चैलेंजेस इन मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी के जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेरियस साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी ये आपको देखने को मिलती है, पॉवर्टी साइकिल्स आपको देखने को मिलती है। मार्केट इन्फेक्शन, दैट्स अ इम्परफेक्शन, नॉट इन्फेक्शन, दैट इम्परफेक्शन, मार्केट इम्परफेक्शन आपको देखने को मिलता है। कैपिटल फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी क्या है आपकी, दीज आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अब अगर जो हम बात करें, इंडिया को कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। इंडिया के अंदर कौन सी इकोनॉमी चल रही है, मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का क्या क्या इंक्लूडेड होता है, इसके अंदर पब्लिक सेक्टर भी रहता है, भाई पब्लिक भी काम करेगी, पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट या नोडल एजेंसी है वहाँ पर सरकार है वो, और साथ में कौन काम करेगी, प्राइवेट, प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब अगर जो मोबाइल नेटवर्क की हम बात करें तो मोबाइल नेटवर्क एक आपका BSNL चलता है,
ठीक है, BSNL गवर्नमेंट एजेंसी कंपनी है, ठीक है, घाटे में है, दैट डिफरेंट डजेंट मैटर, बट गवर्नमेंट है, सरकारी एजेंसी है जो मोबाइल नेटवर्क या ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। प्राइवेट में आपकी कई सारी आती हैं, जैसे जियो हो गया, आपका वोडाफोन है, एयरटेल है, ये सब क्या है, दीज आर द प्राइवेट पार्टनरशिप्स। तो मिक्स इकोनॉमी में इन सभी की जगह है, ये दोनों एजेंसियां प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही एक साथ काम करती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो कैपिटलिस्ट है उसकी फॉर्मेशन होती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी की भी फॉर्मेशन होती है। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की ना सोशलिस्ट, तो यहाँ पर देखिए मिक्स इकोनॉमी के होने की वजह से सोशलिस्ट इन्वायरमेंट आपको डेवलप होता है और कैपिटलिस्ट, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अटक जाता है बीच में, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कैपिटलिस्ट टाइप का आपका इकोनॉमी देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है, उसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट, इन विच ईयर द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी वॉज गिवन। इकोनॉमी के अंदर पहली बार जो है नोबेल प्राइज वो कब दिया गया, ये दिया गया था आपका इन द ईयर ऑफ 1969। 1969 के अंदर इकोनॉमी के अंदर पहली बार जो है क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज। फिर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा, अभी हमने बात करी ना इकोनॉमी के अंदर जो पहला नोबेल प्राइज मिला वो कब मिला आपका, वो दिया गया था 1969 को, ठीक है। तो अब यहाँ पूछा गया कि फर्स्ट पर्सन कौन है इंडियन ओरिजिन का, जो भारतीय मूल का जो वो व्यक्ति कौन है जिसे पहली बार नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के फील्ड में, तो वो थे अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, ठीक है, और इन्हें ये अवार्ड मिला था 1998 को, ठीक है, साल भी याद रखना है। अमर्त्य सेन को भारतीय ओरिजिन के हैं, इन्हें इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम आर फाउंड एट द फिक्स्ड लेवल, ठीक है, ये दोनों कहाँ पर देखने को मिलती है, फिक्स लेवल पर। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी के अंदर, जो देखो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय इनकम में क्या होता है, कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, मतलब कि देश के अंदर कितनी चीज़ें बनी हैं जिससे आप उसको आप सेल करेंगे, या जो उसका डोमेस्टिक सेल होगा या इंटरनेशनल सेल होगा जिसे एक्सपोर्ट करेंगे, या पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ें फिक्स लेवल पे देखने को मिलती हैं आपकी डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर। दीज आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होंगी कहाँ पर, डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर। अब जैसे हम बात करें, जैसे यूएसए है, मतलब अमेरिका जिसे आप कहते हैं, वहाँ की फिक्स डेवलप्ड इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमी जो है एक तरीके के स्टैंडर्ड लेवल पर आ चुकी है, सेचुरेशन आ चुका है, मतलब एक तरीके से फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड में क्या है, नेशनल लेवल और पर कैपिटा जो इनकम है वो क्या है, वो फिक्स देखने को मिलती है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलता। बट इंडिया में हम क्या है, डेवलपिंग कर रहे हैं, अभी हमारा डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, मिक्स इकोनॉमी है, बट वी आर नॉट डेवलप्ड, वी आर स्टिल ऑन ग्रोइंग, है ना। जैसे टारगेट है कि भाई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो वही सब चीज़ें हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा डेवलप्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट टर्म है टर्म लेजी फेयर। लेजी फेयर इज एसोसिएटेड इन विद विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, किस टाइप की इकोनॉमी के अंदर जो है लेजी फेयर इंक्लूड होता है, एसोसिएटेड है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो ये एसोसिएटेड होता है दैट इज क्लासिकल इकोनॉमी के साथ में, क्लासिकल इकोनॉमी के साथ, क्लासिकल इकोनॉमी के साथ में ये एसोसिएटेड होता है लेजी फेयर। अभी हमने बात करी ना लेजी फेयर की, तो लेजी फेयर जो इसका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ लेजी फेयर, इसको किसने प्रोपाउंड किया था, मतलब इसको किसने बताया था कि एक कोई कॉन्सेप्ट है ऐसा, तो ये प्रोपाउंड किया था एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ, और लेजी फेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एडम स्मिथ ने दिया था। अब देखिए जो लेजी फेयर वर्ड आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या, पहले तो वो भी जान लीजिए। लेजी फेयर का मतलब होता है कि ऐसी नीति, ठीक है, बेसिकली ये पॉलिसीज़ के बारे में बात करता है, ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर मिनिमम क्या होगा, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, सरकार का हस्तक्षेप जो है इकोनॉमी के अंदर बहुत ही कम होगा, मतलब लिमिटेड होगा, ना मात्र होगा, एक तरीके से कह लीजिए इंटरफेरेंस होगा इन द बेसिकली हम बात करें इकोनॉमिक अफेयर्स और इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर, ठीक। लेजी फेयर उस तरीके की इकोनॉमिक बिहेवियर या इन्वायरमेंट को कहते हैं जहाँ पर मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, या क्वेश्चन आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, राइट। देखिए क्वेश्चंस को ना मैंने मिक्स में डाला है, मतलब सारी सब्जेक्ट्स को कुछ जैसे 3-4 सब्जेक्ट से मिक्स क्वेश्चन डाल दिए, ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी मिले, बोरियत भी ना हो, इंटरेस्टिंग भी लगे। और एक देखिए एग्जाम जब आपको देगे ना, तो एग्जाम देने के टाइम पर वहाँ पर ऐसा नहीं है ना कि एक ही सब्जेक्ट से पूछता है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिक्स करके पूछी जाती हैं,
तो जब मिक्स पूछता है तो आपको प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से रखनी है अपनी, ठीक है। तो ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, अभी कुछ क्वेश्चन हम फिजिक्स कर लेते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं कौन सी सब्जेक्ट आने वाली है। तो इसमें पूछा गया हाउ मेनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के अंदर कितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो ये होती हैं आपकी, आंसर है यहाँ पर रहेगा 7। 7 कौन कौन सी आपको पता ही होगा, सिंपली अगर जो हम यहाँ पे लिखते हैं, एक होती है लेंथ, दूसरा है मास, थर्ड इज टाइम। बहुत बेसिक साइंस वाला क्वेश्चन है, बट कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है, तो कई बार गलती हो जाती है थोड़ा कन्फ्यूजन की वजह से। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट, देन फिफ्थ इज टेम्परेचर, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड देन लास्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ 7th वन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। अब इसका जो सिंबल होता है, सिंबल की बात करें, मास सॉरी लेंथ है तो लेंथ मीटर में जाएगा, मास है केजी में होगा, सेकंड में ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक करंट आप एम्पियर में लिखते हैं, टेम्परेचर आप सॉरी टेम्परेचर इज केल्विन, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आता है मोल में आता है, ये यूनिट। ये क्वेश्चन मैंने अभी उत्तराखंड का पीसीएस का एग्जाम, जो एई का एग्जाम हुआ है वहाँ पर देखा है वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्वेश्चन जो आया हुआ था, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट रहता है दैट इज द कैंडेला, कैंडेला, दैट इज सिंबल इज सी डी, ठीक है। तो ये यूनिट्स हैं आपके और इसके कुछ सिंबल्स हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए कौन कौन से हैं, ये तो याद रहता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा मोल और कैंडेला या कैल्विन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 7, ठीक है। थोड़ा क्लीन कर देते हैं इसे, चलिए फिर बात करते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का जो यूनिट होता है दैट इज द जूल, जूल पर सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट रहता है जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ फैट इन मिल्क प्रोडक्शन। जब देखिए दूध निकलता है, आपने अगर जो डेयरी पे कहीं देखा हो ना, जो आपके घर पे घर के आसपास में कहीं मदर डेयरी हो, जहाँ पर जब डेयरी आती मिल्क आता है तो वहाँ पर एक मशीन के थ्रू मिल्क के अंदर जो फैट की क्वांटिटी है, क्रीम की क्वांटिटी, फैट की क्वांटिटी है, जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन सब की क्वांटिटी उसको चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। वो ट्यूब जैसे टेस्ट ट्यूब्स होते हैं ना, उस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, देखने को मिलता है, उसको कहते हैं, उसका नाम पूछा गया है बेसिकली, तो उसे कहते हैं ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट जिससे आप मिल्क के अंदर, दूध के अंदर या मिल्क का प्रोडक्ट्स है उसके अंदर जो फैट की क्वांटिटी है उसको आप चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट सुइटेबल यूनिट टू एक्सप्रेस द न्यूक्लियस रेडियस। तो न्यूक्लियस रेडियस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा सुइटेबल यूनिट रहता है, वो कौन सा है। जो न्यूक्लियस या न्यूक्लियर रेडियस है उसको डिनोट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये वर्ड आपने सुना होगा, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए उसके ऊपर एक से गोला सा लगा देते हैं, तो दैट इज द एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यूनिट है आपका, यूनिट पूछा था, एंगस्ट्रॉम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू, 1 लाइट ईयर क्या होता है, देखिए 1 लाइट ईयर की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, स्पीड का यूनिट नहीं है, दैट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट है ये, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट विल बी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है या उपकरण जिसे आप हिंदी में कहें उसका इस्तेमाल किया जाता है हार्ट की साउंड, जो दिल की धड़कन है उसे सुनने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, जो आपने देखा होगा डॉक्टर्स लोग जो गले में एक आला लगा के घूमते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप, उससे आप हार्ट की साउंड जो है वो सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है, दैट इज बार। बार इज द यूनिट टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज द पावर, पावर का यूनिट क्या होता है, दैट इज वॉट, ठीक है, पावर का यूनिट वॉट। फिर देखिए नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया है कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा इन एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी का जो यूनिट होगा, इन दोनों का यूनिट सेम होता है, दैट इज द जूल। इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी जूल आपको चाहिए, या इतने अमाउंट ऑफ वर्क आपने किया, इतनी जूल ऑफ
वर्क आपने वर्क डन किया है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्वल टू, ये प्रेशर की क्वांटिटी है, ठीक है। इस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बेसिकली कितने के बराबर होती है, दैट इज इक्वल्स टू 1 बार। हमने बात करी थी ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार के बराबर होता है, मतलब बार उसका यूनिट होता है, बार इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट यहाँ पर है प्रेशर, ये बोला है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पर लग रहा है 1 kg का प्रेशर, तो दैट इज द 1 बार। क्लियर, समझ गए? चलिए नेक्स्ट है, यूनिट पूछा है पिकोग्राम। पिकोग्राम जो है वो कितने ग्राम्स के बराबर होता है? देखिए पिकोग्राम जो है 1 पिकोग्राम is equals to, that is equals to 10 is to power minus 12 is equals to 10 is to power minus 12 ग्राम। 10 is to power minus 12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिको। पिको का मतलब 12 होता है भाई, माइनस में जा रहा है तो भाई माइनस में ही होगा ना, छोटा है उससे, ठीक। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, वो कौन सी वो कौन सी चीज़ है जिससे आप बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है आपका एटॉमिक क्लॉक, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक क्लॉक। ये नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम आपको मेज़र करना है, बहुत छोटा टाइम, दैट इज उसको आप मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं एटॉमिक क्लॉक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स का यूनिट पूछा गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का यूनिट होता है आपका न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट, which instrument is used for studying the reflection of light, that is not, यहाँ पे होगा light, ठीक है, reflection of light डबल हो गया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो होता है आपका स्पेक्ट्रोमीटर, दैट इज स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट जिससे आप क्या मेजर करते हैं या किसको स्टडी करते हैं, बेसिकली स्टडी ऑफ करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। पास्कल जो है इज अ यूनिट किसका है? पास्कल यूनिट होता है आपका प्रेशर का, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स? इम्पल्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड। देखिए जितने भी मैं यूनिट्स बता रहा हूँ ये आपके ग्रुप सी, ग्रुप डी, इस टाइप के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ना कई बार पूछा जाता है और कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट करके ना हमारे आंसर को गलत करा देता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए और जितनी बार आप रिपीटेशनली सुनते रहेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी माइल इज मोर प्रिसाइसली नोन एज, जो ऑर्डिनरी माइल होता है ना उसको आप और दूसरे नाम से जानते हैं, वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैट्यूटी स्टैट्यूट माइल, स्टैट्यूट माइल के नाम से हम उसे जानते हैं। ऑर्डिनरी माइल, माइल मतलब देखिए जो एक पिलर आपको रोड पे गड़ा होता है जिससे आप डिस्टेंस मेजर करते हैं, भाई इतना किलोमीटर या इतने माइल का कोई डिस्टेंस बचा हुआ है, तो दैट इज द स्टैट्यूटरी माइल। यूनिट फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको मेजर करने के लिए जो है कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है? ओजोन लेयर की जो थिकनेस है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड डॉप्सन, डॉप्सन यूनिट, ठीक है। नाम ध्यान रखना है, डॉप्सन यूनिट जो है वो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्पेयर सेकेंड। एम्पेयर सेकेंड जो है वो ऐसा यूनिट है किसका? दिस इज द एम्पेयर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस, जो कूलम चार्जेस होते हैं, कूलम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, तो कूलम्स लॉ के अंदर जो चार्जेस है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एम्पेयर सेकेंड इज द यूनिट। व्हाट इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम? एंगस्ट्रॉम के अंदर क्या मेजर किया जाता है? देखिए अभी हमने बात करी थी ना, एक यूनिट आया था आपका एंगस्ट्रॉम, है ना। तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं एंगस्ट्रॉम के अंदर हम मेजर करते हैं यहाँ पर वेव लेंथ को, वेव लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। टू ऑर्डर द फिल, अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया कुछ आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। चलिए इसे भी देख लेते हैं थोड़े से कुछ क्वेश्चंस को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ फिलिंग द ऑर्बिटल इन द एटम इज कंट्रोल्ड बाय। देखिए ये जो ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल है, ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली है आपके किसी एग्जाम में आया हुआ है, पिछले आई थिंक 1 वीक बिफोर द कोई एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था कि भाई ऑर्डर ऑफ फिलिंग जो है आपका ऑर्बिटल के अंदर, एटम के अंदर, वो कौन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है या किस कॉन्सेप्ट के द्वारा इसमें बताया गया है? तो वो कॉन्सेप्ट था आपका ऑफ बॉ प्रिंसिपल, ऑफ बॉ प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें क्या था ना, ये चीज़ें थी ना आपकी, जैसे ये एक था, एक और एक तरीके था 1s
2s 2p6 इस तरीके से जो था, तो फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ भरेगी, फिर सेकंड फिलिंग होगी, थर्ड फिलिंग होगी, फिर इस तरीके से यहाँ पर फिल होगा, यहाँ पर भरेगा, तो यहाँ पर सिंगल रह जाएगा, यहाँ डबल रह जाएगा। इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली, तो वो बताया था अबव प्रिंसिपल के द्वारा, जिसमें ऑर्बिट्स हैं, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास KLMN जितने भी ऑर्बिट्स होती है ना, KLMN, ठीक है, ये जो 4 ऑर्बिट्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है अबव ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे एलिमेंट के बारे में बताना है आपको जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, बट उसका जो बट हैव द सेम न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर सेम न्यूट्रॉन होता है, उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द आइसोटोन। ठीक है, दैट्स आइसोटोन, उसे कहते हैं आइसोटोन। आइसोटोन वो एलिमेंट या मतलब वो बेसिकली एलिमेंट होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो सेम होगा। ठीक है, अब जैसे किसी का मास नंबर 30 है, एटॉमिक नंबर भी 30 है किसी का, सपोज कर लीजिए, बट सॉरी छोड़िए, इसको छोड़िए, अभी इसके बारे में बात नहीं करते, अभी एक दो क्वेश्चन और आएंगे ना, वहाँ पर हम इस चीज़ को और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो क्लियर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट होंगे बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, उसे कहलाते हैं आइसोटोन। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द एटम, एटम के संबंध में केमिकल एलिमेंट्स, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो किससे संबंधित है? ठीक है, केमिकल एलिमेंट से संबंधित के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो रिलेटेड होता है, दैट इज रिलेटेड विद द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के साथ ये रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कंपाउंड्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है? यहाँ आपको देखने को मिलता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर। व्हाट आर द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, व्हाट आर इन द, जो हीलियम है उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर ये क्वेश्चन भी मैंने अभी रिसेंटली पिछले एग्जाम में अभी आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होते हैं 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स आपको देखने को मिलेंगे और साथ में मिलेंगे 2 न्यूट्रॉन्स। देखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या एटॉमिक न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो बट यहाँ पर जो हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम, सॉरी देखिए, हाइड्रोजन हीलियम नियॉन जिनॉन आर्गन ये सब क्रिप्टॉन ये सब होता है ना, हेलोजन एटम्स, तो उन्हीं में सेकंड एटम है, तो इसके बाद 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक डाटा वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जो रेशियो की बात कर रहा है, देखिए मास ऑफ प्रोटॉन की हम बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होता है, मतलब जो उसका वैल्यू आएगी वो आएगी 1837:1। ठीक है, मतलब देखिए ये आता है 1837 और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1, तो इसलिए 1:1। डायरेक्टली पूछा जाए या डायरेक्टली लिख सकते हैं 1837। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल एटम, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक सिंगल एटम के अंदर कैन नॉट हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर, उनके जो क्वांटम नंबर्स हैं चारों वो सेम नहीं है। विच साइंटिस्ट गिव दिस रूल, मतलब किस साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके अंदर, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके अंदर, सिंगल एटम के अंदर, वो एक उसके अंदर जो 4 क्वांटम नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रूल दिया था किसने, वॉल्फगैंग, नहीं वॉल्फगैंग, वॉल्फगैंग पॉली, सिंपली आप इसे पॉलीज प्रिंसिपल या पॉलीज लॉ के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, पॉलीज, विच इज द ओनली एलिमेंट हुज नेम ऑफ आइसोटोप आर डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका, कौन सा वो एलिमेंट है जिसमें कई सारे आइसोटोप्स दिखेंगे, डिफरेंट आइसोटोप्स दिखेंगे, बट उसमें एक नाम क्या रहेगा, एक ही एलिमेंट होगा बेसिकली। ठीक है, तो एक ही के बेसिकली कई सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो वो होता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को कहा जाता है रॉ एलिमेंट। ये रॉ आपका खुफिया विभाग नहीं है, रॉ एलिमेंट। ठीक है, दिस इज नॉट अ खुफिया विभाग। रॉ मतलब यहाँ पर होता है आवारा, मतलब घूमता रहता है, कहीं भी चला जाए। ठीक है, तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो होते हैं आपके प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, 3 आइसोटोप्स आपको हाइड्रोजन के देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एक इकलौता एलिमेंट है जिसके
नेम जो है वो आइसोटोप्स के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यही पूछा था ना इसमें कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स के नाम अलग अलग है। भाई हाइड्रोजन है तो एलिमेंट हो गया, भाई इसका आइसोटोप है प्रोटॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। नेक्स्ट है विच एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप, किस एलिमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइसोटोप्स आपको देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं किसके अंदर, पोलोनियम के अंदर, पोलोनियम, ठीक है। और पोलोनियम के 33 आइसोटोप्स, 33 आइसोटोप्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, 33 आइसोटोप्स। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट इन द यूनिवर्स, सबसे ज़्यादा यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलता है वो है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड का सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, दैट इज द मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किसने प्रेजेंट किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रेजेंट करने वाले थे मेंडलीज, जिनका पूरा नाम है डिमिट्री डिमिट्री मेंडलीज, ठीक है, डिमिट्री मेंडलीव, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड मोल, जो मोल हमने बात करी ना, एक यूनिट आया था हमारा फिजिक्स में, ठीक है, मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये जो मोल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था विलहेल्म ऑस्टवाल्ड के द्वारा, कब, किस साल के अंदर ये एक्चुअली बात की गई है, ये दिया गया था 1896 के अंदर, ठीक है। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो कहे जाते हैं आपके, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट, और उनका नाम था एंटोनियो, एंटोनियो, एंटोनी, सॉरी नॉट एंटोनियो, एंटोनी लेवाइजर, स्पेलिंग की हम करेक्टली बात करें LAVOISIER, एंटोनी लेवाइजर, ठीक है। ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है। कुछ स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, कई बार पूछा जाता है कि प्रॉपरली स्पेलिंग, क्योंकि इंग्लिश में भी कई बार इस तरीके के नाम आपको पूछ लिए जाते हैं कि स्पेलिंग करेक्ट बतानी है आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट नेम डिड डाल्टन गिव टू द मॉलिक्यूल, डाल्टन ने मॉलिक्यूल्स को क्या नाम दिया था, मॉलिक्यूल्स को डाल्टन ने कहा कि भाई ये क्या है, कंपाउंड एटम है, कंपाउंड, दीज आर द कंपाउंड एटम, मॉलिक्यूल्स को बखाना, मॉलिक्यूल जो थे ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड, हमने क्वेश्चन किया था अभी स्टार्टिंग में कि केमिकल कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है, दैट इज मॉलिक्यूल, और डाल्टन ने ये कहा कि जो मॉलिक्यूल है उसको नया नाम दे दिया कंपाउंड एटम, कंपाउंड का वो एटम है ना। नेक्स्ट, इन विच मॉलिक्यूल इज द ब्लड बॉन्ड एंगल मैक्सिमम, किस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम देखने को मिलता है, वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, सबसे ज़्यादा एक बड़ा एंगल आपको देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। एटॉमिक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर, बेसिकली एटॉमिक एलिमेंट का नंबर जो है 29 है, वो 29 नंबर जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप से बेसिकली रिलेटेड है, आपके होते हैं ना एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो ये 4 डिवीज़न आपने पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। तो जो 29 नंबर का एटॉमिक एलिमेंट है वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट से संबंधित है। देखो जो डी ब्लॉक ग्रुप होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वहाँ से है ये आपका 29 नंबर का एटॉमिक नंबर। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछी गई है वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस जो होती हैं आपकी, जो आपका नोबल गैसेस कौन सी थी, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन और जेनॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये सारी क्या थी आपकी नोबल गैसेस थी, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं नोबल गैसेस को। इनकी वैलेंसी के बारे में पूछा गया, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, जीरो, इनकी वैलेंसी होती है जीरो, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंक्रीजिंग आयोनिक ऑर्डर, आयोनिक ऑर्डर बताना है इंक्रीज करते हुए हाइड्रोजन हैलाइड का, जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं ना, देखिए हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हो गया, देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या बना, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl जिसे होता है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, ये 4 आपके एलिमेंट्स को कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, इनका आयनिक ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है, ठीक है। तो
मैच ऑफ द फॉलोइंग बेसिकली ये जम्बल्ड में आगे पीछे दे सकते हैं, उसको आपको सही बताना होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले होता है इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए क्रम में, हाइड्रोजन आयोडाइड, देन हाइड्रोजन आयोडाइड के बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन बात करेंगे हम हाइड्रोजन क्लोराइड की HCl, देन लास्ट में आता है आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इसका ऑर्डर की हम बात करें तो ऑर्डर में अगर जो हम यहाँ पर एक सिंबल रिप्रेजेंट करें, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से सिंबल रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वैलेंस, वैलेंसी के ऊपर इफेक्ट क्या रहता है ऑफ एन ऑक्सीडाइज एलिमेंट। एक ऑक्सीडाइज एलिमेंट है, उसका वैलेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, किस प्रोसेस के अंदर, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पर जो इफेक्ट होता है, वैलेंसी जो है वो क्या हो जाती है, वैलेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है हमें, वैलेंसी विल इंक्रीजेस, वैलेंसी इंक्रीज करती है एज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो हो रहा होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के टाइम पर वैलेंसी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो किस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रिनो बेसिकली दीज आर द टेम्परेरी, नो या राइट दिस इज टेम्परेरी, दीज आर द टेम्परेरी पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। और भी कुछ बॉन्ड्स के नाम होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए ये तो हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, कभी पूछा जाए सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है, तो वो है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है वो सबसे कमजोर बॉन्ड, वीकेस्ट बॉन्ड माना जाता है, ठीक है। और एक होता है वंडर वॉल फोर्सेस, आपकी देखने को मिलती है, वंडर वॉल फोर्सेस भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है बोर एटॉमिक मॉडल, जो बोर एटॉमिक मॉडल है कॉन्ट्रडिक्ट विच थ्योरी, किस थ्योरी को इसने कॉन्ट्रडिक्ट किया, मतलब एक विरोधाभास या कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन करी। तो बोर एटॉमिक थ्योरी ने या बोर एटॉमिक मॉडल ने जो जिस थ्योरी के अंदर इंटरफेरेंस करी अपनी, ठीक है, वो थी हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो था उसके अंदर इन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 के, पार्ट 1 हमने बात करी। और ये जो वीडियो है बेसिकली जो आपका एक्सप्रेस सीरीज़ है, क्वेश्चन सीरीज़, ये हम डेली शाम को एट 6 PM 6 बजे हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप 6 बजे तैयार रहिएगा। लगभग 30 मिनट से लगभग 30 से 1 घंटे के आसपास के बीच में लगभग हम क्वेश्चन टाइम रहेगा, आधे घंटे के आसपास का हम वीडियो बनाएंगे। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन प्रेस करें। साथ में आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।